भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने के बाद एक चीज़ तो हर एक व्यक्ति समझता है कि लोकतंत्र खतरे में आ गया है। वाकई में कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे लोकतंत्र शर्मसार होता है। यूँ कह लीजिए लोकतंत्र की दिन दहाड़े हत्या होती है और उसके ऊपर एक उपलब्धि बताई जाती है गोदी मीडिया में भाजपा का ऐसा करना। लेकिन अब न्यायपालिका पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं बीजेपी के लोगों ने, बीजेपी के लोगों के कारनामों ने, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति ने, कि क्या लोकतंत्र के बाद न्यायपालिका भी खतरे में आ गई है। बहुत से लोगों का जवाब इसमें हाँ होगा और उसका सबसे बड़ा आज उदाहरण देखने को मिला कि हाईकोर्ट के सिटिंग जज ने बीजेपी की सदस्यता ले ली, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली भरे मंच पे जाके, और वो हाईकोर्ट के अभी सिटिंग जज थे। उन्होंने अपना इस्तीफा दिया और ये कहा कि निजी कारणों से मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। अगले ही दिन बीजेपी की सदस्यता ले ली। आप सुनेंगे उनके पिछले केसेस को तो आज कनेक्ट, जजमेंट्स को तो आज आप कनेक्ट कर सकते हैं कि क्या बीजेपी के एजेंट के रूप में वहाँ बैठे हुए थे, क्या बीजेपी के लिए काम करने का काम वो वहाँ कर रहे थे, ये बड़ा सवाल है। इंडिया टुडे ने लिखा है कि अभिजीत गंगोपाध्याय, जज साहब का नाम है, ज्वाइंस बीजेपी डेज आफ्टर रिजाइनिंग एज कैलकाटा हाईकोर्ट जज। कैलकाटा हाईकोर्ट जज अभिजीत गंगोपाध्याय ने भाजपा ज्वाइन कर ली कुछ ही दिन अपने रेजिग्नेशन के बाद। इसके ऊपर विनोद कापड़ी साहब ने लिखा है कि भारतीय न्यायपालिका का बेहद बेशर्म और शर्मनाक चेहरा है अभिजीत गंगोपाध्याय। इस अकेले आदमी ने पूरी न्यायपालिका की बची कुची साख तार तार कर दी है। सवाल बीजेपी में जाने का नहीं है, सवाल यह है कि हाईकोर्ट का एक जज इस्तीफा देने के 48 घंटे के अंदर ही कैसे किसी राजनीतिक पार्टी में शामिल हो सकता है, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या टीएमसी। इस आदमी की संविधान विरोधी हरकत पर सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट क्या इनके ऊपर कार्रवाई करेगा। एक चीज़ होती है कि कोई जज रिटायर हुआ हो, कई साल उसके हो जाएं या कम से कम 1 साल हो जाए, उसके बाद वो ये कहे कि मुझे भाजपा की रीति नीति से प्रभावित होके ये निर्णय लेने का मन हुआ है, ये लगता है कि मैं बीजेपी ज्वाइन कर लूँ, लेकिन इस्तीफा देते हैं, निजी कारण बताते हैं और 2 दिन के अंदर 48 घंटे, मात्र 48 घंटे में बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं, वो भी चुनाव से पहले। जज साहब चुनाव लड़ेंगे, लोग कह रहे हैं पश्चिम बंगाल में लड़ेंगे, टीएमसी की मजबूत सीट से लड़ेंगे, जो भी होगा। लेकिन सबसे बड़ा विषय यह है कि अब तक जो ये फैसले दे रहे थे, जो इन पे आरोप लग रहे थे, वो कितने सही थे, कितने गलत थे, आज समझ में आता है। लोगों ने ये सवाल किया है कितने बीजेपी के फेवरेबल जजमेंट्स उन्होंने दिए हैं हाईकोर्ट की बेंच पे बैठ के, क्योंकि इनके ज़्यादातर फैसले राजनीति से प्रभावित लगते ही थे लोगों को। इन्फ्लुएंस उसमें दिखता था राजनीति का। टीएमसी के लोगों पर ये कार्रवाइयाँ करते दिखाई देते थे। बीजेपी के एजेंडा जो सीबीआई के थ्रू है उसको चलाने के लिए न जाने कितनी बार फैसले दिए, और कितने ऐसे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में, कार्यकर्ता होने के बाद सरकारी संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हैं और वो बीजेपी के हिसाब से काम कर रहे हैं। अगर ये है तो कितना चिंता का विषय है। जो कुछ भी जस्टिस गंगोपाध्याय के बीजेपी में शामिल होने के बाद सवाल खड़े हो रहे हैं, मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप इसमें बहुत ज़रूरी हो गया है कि एक हाई कोर्ट का जज मामूली जज नहीं है। अभी तक ये देखा था मैंने कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस इस्तीफा दें, उसके बाद चुनाव लड़ने बीजेपी की तरफ से, लेकिन हाई कोर्ट का जज एक बहुत बड़ी पोजीशन होती है, बहुत बड़ी पोजीशन होती है। बहुत से फैसले पलटने का और फैसले यथावत रखने का अधिकार होता है। और हाई कोर्ट में सरकार के खिलाफ जितने केसेस जाते हैं वो भी आप अच्छे से जानते हैं। ये जज साहब जब अपनी जजशिप जो टेन्योर में थे, तो इनके ऊपर जो बार काउंसिल है उसने भी आपत्ति जताई थी। चीफ जस्टिस से कहा था इन सारे केसेस वापस लीजिए। टीएमसी कई बार कह चुका था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी इनसे नाराज़ हो चुके हैं। 2022 से इन्होंने कई सारे ऑर्डर्स पास किए हैं। मिंट ने लिखा है कि 2022 से कई सारे ऑर्डर्स पास किए हैं सीबीआई और ईडी के फेवर में। पश्चिम बंगाल के स्कूल जॉब स्कैम के अंदर सरकार के बजाय, पश्चिम बंगाल सरकार के बजाय सीबीआई और ईडी के लिए कि वो आके इसके अंदर जांच करें, ये इनकी बेंच से हुआ। इन्होंने एक ऑर्डर के अंदर इससे पहले पश्चिम बंगाल के सरकार के दिए हुए 32,000 टीचर्स को जॉब से निकाल दिया था। अब आप सोच सकते हैं कि ये क्या काम कर रहे थे, किस हिसाब से काम कर रहे थे, किसके लिए काम कर रहे थे। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि 48 घंटे में बीजेपी ज्वाइन करना, अपना वॉलंटरी रेजिग्नेशन देकर,
तो ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। पिछली बार इन्होंने एक टीएमसी के अभिषेक बनर्जी जो है, ममता बनर्जी के परिवार से आते हैं, उनके खिलाफ चल रहे केस में जिसको ये सुन रहे थे, केस सुन के सुनवाई के दौरान, पेंडेंसी के दौरान जस्टिस गंगोपाध्याय ने एक टेलीविजन को इंटरव्यू दे दिया था जिसमें आरोप लगाए थे स्कूल जॉब्स के कैश को लेकर कई सारे। सुप्रीम कोर्ट को इसमें आपत्ति करनी पड़ी थी। आप सोचिए, अगर हम उस वक्त ये कहते हैं कि साहब ये बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, तो कोर्ट की अवमानना, जज के खिलाफ बोलने के ऊपर जेल हो जाती। और राष्ट्रभक्त जो थे, तथाकथित राष्ट्रभक्त जो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जैसे लोगों को पूजते हैं, ऐसे राष्ट्रभक्त जो हमारे महात्मा गांधी का अपमान करने वालों को सम्मान देते हैं, ऐसे कथित तौर पे राष्ट्रभक्त 2 रुपये के ट्रोल जो हैं, वो कहते हैं कि देशद्रोही हैं, देश विरोधी हैं। देखिए, ये जज के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, जज की निष्पक्षता पे सवाल खड़े कर रहे हैं। और वो जज साहब 48 घंटे में बीजेपी ज्वाइन करके बैठे हैं, खुद से इस्तीफा देके निजी कारण बताते हुए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने, जस्टिस चंद्रचूड़ ने ये कहा था कि मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आई जस्ट वांट टू से दैट जजेस हैव नो बिजनेस ग्रांटिंग इंटरव्यूज ऑन मैटर्स विच आर पेंडिंग। जो मैटर्स पेंडिंग हैं, जिन पे फैसले अभी पूरे नहीं हुए हैं, जजेस को का ये काम नहीं है कि वो उनको लेकर इंटरव्यूज दें। ही हैज़ नो बिजनेस पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोसीडिंग्स। कोई सवाल ही नहीं उठता, उनका ये काम ही नहीं है। द क्वेश्चन इज, if he said, sorry, अब सही कर देता हूँ, ऊपर से पढ़ रहा हूँ, if he said that about the petitioner he has no business participating in the proceedings। अगर वो ये कहते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा था इन जज के बारे में कि अगर वो ये कह रहे हैं कि जो पेटिशनर हैं उसका कोई काम नहीं है प्रोसीडिंग्स में शामिल होने का, तो ये सवाल खड़ा होता है कि एक जज को ऐसे स्टेटमेंट्स, पॉलिटिकल लीडर किसी हो या पॉलिटिकल मामला हो, उसके अंदर देने का अधिकार है या नहीं है। और ये यहीं ख़त्म नहीं हुआ था। 28 अप्रैल को चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस जो कलकत्ता हाई कोर्ट के हैं, उनसे कुछ केसेस को रीअसाइन करने के निर्देश दिए थे, इनसे लेकर किसी और जज को दिए जाएं। आप सोचिए कितने वक्त तक बीजेपी के फेवरेबल काम करते रहे। ये बड़ा सवाल खड़ा होता है कि और ऐसे कितने हैं। लास्ट ईयर दिसंबर में कलकत्ता हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने ये अनाउंस कर दिया था कि हम बाइकआउट कर देंगे सारे जस्टिस गंगोपाध्याय की तरफ जाने वाले केसेस पे, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे ऑर्डर्स पास किए थे। आप खुद सोचिए, चीफ जस्टिस को लिखा भी था बार एसोसिएशन ने कि इनसे पूरे के पूरे केसेस वापस ले लिए जाए। एक जो जज थे, इनके फेलो जज जस्टिस सोमिन सेन, उन पे इन्होंने आरोप लगाए थे कि ये पॉलिटिकल पार्टी की तरह काम कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। जिस जज ने आज बीजेपी ज्वाइन कर ली, वो अपने जजशिप के दौरान दूसरे फेलो जज पे आरोप लगा रहे थे कि ये पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। आप खुद सोचिए कि क्या हालत कर दी है न्यायपालिका की। जैसे ही जस्टिस गंगोपाध्याय जी ने रिज़ाइन किया, नरेंद्र मोदी जी की तारीफ़ें करने लगी उसी वक्त। बहुत हार्ड वर्किंग मैन हैं, और तृणमूल कांग्रेस और सीपीएम और कांग्रेस की बुराइयां करने लगी। क्या अपेक्षा करेंगे। दैनिक भास्कर ने लिखा है कि भास्कर एक्सप्लेनर, जस्टिस गंगोपाध्याय की कहानी, इस्तीफे के तीसरे दिन बीजेपी में शामिल, ममता सरकार से जुड़े 14 केस ईडी सीबीआई को सौंपे थे। अगर आपके लिए ये बड़ी चीज़ नहीं है तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी चीज़ है, और जो दिमाग रखता होगा उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ होगी कि एक हाई कोर्ट का जज, रूलिंग पार्टी जो स्टेट की है उसके खिलाफ काम करे, बीजेपी जो रूलिंग पार्टी देश की है उसके हिसाब से। तो ये बड़ा सवाल होता है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, और ऐसे कितने लोग हैं कम से कम वो आइडेंटिफाई होने चाहिए जो ऐसे इंपॉर्टेंट अनबायस्ड पोस्ट के ऊपर बैठे हैं, जहां अनबायस्ड होना बहुत ज़रूरी है और बायसनेस के अंदर वो सारी हदें पार कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।